गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर टोटली फाइन। नाउ आज मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाय पॉलिटी को एक्सप्लेन करूँगा। पिछली बार मैंने पहले अपने नोट से एक्सप्लेन किया था, देन एनसीईआरटी से एक्सप्लेन किया था। इस बार मैं ओनली एनसीईआरटी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ चैप्टर 2 को, जो मैं अपने बच्चों को क्लास में हाईलाइट कराता हूँ। तो नाउ हम बुक पर शिफ्ट होते हैं। देखिए, ये बुक का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 द एंड ऑफ बाय पॉलिटी। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इन द सिलेबस दिस इज द फर्स्ट चैप्टर इन योर बुक। आप इसको अपनी बुक में हाईलाइट कर लें, इसी से पढ़ें। इसको ध्यान दें, अगर आपको अच्छा लगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एंड ऑफ बाय पॉलिटी का मतलब ही यहाँ बाय पॉलिटी से मीन्स कोल्ड वार से है कि कोल्ड वार कैसे ख़त्म होता है। देखिए, द बर्लिन वॉल जो थी, जब बर्लिन वॉल 1989 में पीपल के द्वारा गिरा दी गई तो वहाँ से कोल्ड वार ख़त्म हो जाता है। यहाँ एक पिक्चर दे रखी है, देखिए ये वाली, जस्ट ये रही। देखिए ये घड़ी पे ये जो आदमी है यहाँ पे, ये देखिए दीवार में छेद कर रखा है और इधर से उधर झाँक रहे हैं। मतलब जो आपकी बर्लिन थी, कैपिटल ऑफ जर्मनी, इसको दो पार्ट में, एक पार्ट, दो पार्ट थे। एक पार्ट में यूएसए ने डोमिनेटेड आइडियोलॉजी यानी कैपिटलिज्म ने कैप्चर कर लिया था, वहाँ के लोगों को इंस्पायर कर लिया। दूसरी साइड सोशलिज्म के वाले लोगों ने इंस्पायर कर लिया, यूएसएसआर रिलेटेड है। ठीक है। नाउ इसको 1989 तक आते आते कैपिटलिज्म का बोलबाला हो गया, लोगों को समझ आ गया सोशलिज्म में कोई फ़ायदा नहीं है, और इस बर्लिन वार को गिरा दिया गया। सोशलिज्म खत्म हो गया, यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया, यूएसएसआर कन्वर्ट इनटू सीआईएस, एंड थ्री बाल्टिक स्टेट रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस आल्सो सेपरेट देमसेल्फ फ्रॉम देयर। सो बर्लिन वार को गिरा दिया गया, और जब बर्लिन वार को गिरा दिया गया, यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया रहा। इसके साथ ही कोल्ड वार खत्म हुआ, क्योंकि अब यूएसए इज़ द वर्ल्ड सुपर पावर। नाउ बर्लिन वार 1989 में गिरा दी गई। अब है क्या, ये था, इट इज़ दिस इवेंट वाज अ ड्रामेटिक event followed by an equally dramatic historic chain of events that lead to collapse of second world and the end of cold war. Germany divided in the second world war was unified. जिस जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया था, वो अब एक हो गया। बर्लिन वार का मैंने आपको सीरीज ऊपर वाला सीरीज दिखा दिया, जहाँ 1-8 लिखा हुआ है। ये वाले सीरीज पे ध्यान देंगे, स्क्रीन पे जो आ रहा होगा, देखिए ये एनसीईआरटी को स्कैन कर रखा है मैंने। द बर्लिन वार क्या था, डिवीजन था बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, जो कि कब बनी थी, 1961। गिराई कब गई, 1989 में। और गिराने की भी पूरी डेट लिखी है, 9 नवंबर 1989। फाइनली इट वाज ब्रोकन 9 नवंबर 1989। बुक में अगला दे रखा है सोवियत सिस्टम क्या है। पहले लीडर्स दे रखे हैं सोवियत यूनियन के, जैसे एक लेनिन रहे आपके। लेनिन तो जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के, बॉल्शिक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर रहे, फाउंडर रहे। उन्होंने इसको बहुत समय तक हेल्ड किया। और 1917 का जो रशियन रिवॉल्यूशन था अगेंस्ट द मोनार्की, अगेंस्ट द पब्लिक डोमिनेंस, उसको भी हेल्ड किया। तो यूएसएसआर की अगेन फुल फॉर्म आ गई, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1970 में हुआ था, और ये सोशलिज्म से इंस्पायर था और अपोज करता था, किसको, विरोध करता कैपिटलिज्म का। ये एक ऐसी स्पेशल सोसाइटी चाहता था जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक ना हुई हो, मतलब जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ना हो, और ये सोसाइटी, ये जो है, ये कॉन्सेप्ट इक्वलिटी के बेस पे चले। तो मैंने अपने बच्चों को ये चीज़ें कराते कराते, आप देख रहे हो 1 नंबर लिख रहा है, अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द कॉन्सिक्वेंसली डिज़ाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ये मैंने अपने बच्चों को फीचर्स ऑफ सोशल सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट बनवाया हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, सोवियत सिस्टम के प्राइमरी टू द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी। इसमें पार्टी को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन वाज अलाउडेड। इसमें एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहता है, डेट इज कम्युनिस्ट पार्टी, कोई नहीं रहेगा, अनदर अपोजिशन कोई होगा ही नहीं। फोर्थ, द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। इसके अंदर इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। ये तो फीचर्स तो यहीं तक चार थे। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएस। द ग्रुप ऑफ कंट्रीज वाज कॉल्ड सेकंड वर्ल्ड वार सोशलिस्ट ब्लॉक। अगर आपसे कहा जाए डिफाइन द सोशलिस्ट ब्लॉक, तो आप क्या लिखेंगे उसमें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज क्या लिखना चाहेंगे, तो आप ये लिखेंगे, दीज कंट्रीज वर मॉडल आफ्टर द यूएसएसआर, जो यूएसएसआर के बाद अलग हुई थी। जैसे ही रशिया इज द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। नाउ रूस और रशिया इज नोन एज द चाइल्ड ऑफ यूएसएसआर बिकॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ द यूएसएसआर, तो सोवियत ब्लॉक के नाम से आ जाएगा। नेक्स्ट, द सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेट पावर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। आप जानते हैं सोवियत यूनियन यूएसए दो थे। द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूएस। सोवियत यूनियन था, उसकी इकोनॉमी बहुत डेवलप थी वर्ल्ड में यूएस के बाद।
उस इट हैज़ अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील। उसके पास बहुत कम्युनिकेशन का बहुत डेवलप नेटवर्क था और इवन उसके पास एनर्जी के बहुत रिसोर्स थे। जैसे जो तेल है, आज भी भारत को जो है रशिया ही हेल्प कर रहा है कच्चा तेल प्रोवाइड करने में, जिस वजह से भारत में सस्ता है, तो बहुत महंगा हो गया होता। आयरन, स्टील, ये सब नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे बहुत भरपूर मात्रा में पाए गए। मशीनरी प्रोडक्शन आल्सो, ठीक है। तो मैंने डिसएडवांटेजेस ऑफ सोवियत यूनियन में इसका ये चेंज कर दिया। क्या था, मैंने इस बच में ये जो है ये हाईलाइट हो रहा है, इसी को लिखना, बच्चा पॉइंट लिखना भूल गया। पहला है द सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोक्रेटिक, मेकिंग लाइन वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल सिटीजन। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड होगा लैक ऑफ डेमो, मतलब फर्स्ट पॉइंट समझा दूँ, इसके अंदर क्या है, बहुत ब्यूरोक्रेटिक ऑथोटेरियन वगैरह जो ब्यूरोक्रेट्स आई सेलेक्ट हुए थे, उन्होंने सिटीजन्स की लाइफ को, ज़िंदगी को बहुत डिफिकल्ट बना दिया था। सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच स्टीफल्ड पीपल हु ऑफ्टन एक्सप्रेस देयर डिसेंट जोक एंड कार्टून। लोगों को राइट टू फ्रीडम नहीं थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, अपनी बातों को बोल नहीं सकते थे, वो अपनी बातों को दिखाने के लिए कार्टून और जोक्स का यूज़ करते थे। थर्ड पॉइंट, बच्चा लिखना भूल गया यहाँ पे, आप अपने आप ऐड कर लेंगे। थर्ड पॉइंट में बोलता चल रहा हूँ। वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वाज हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। मतलब वन पार्टी सिस्टम जो कम्युनिस्ट पार्टी का था, उसमें बहुत कंट्रोल था इंस्टीट्यूशन पे, एंड वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। और जो जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वो पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। जैसे आपकी डेमोक्रेसी में आपकी नगर पालिका आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्लीनिंग के लिए, एनसीडी रिस्पॉन्सिबल होती है, बिजली डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल, वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था, सब ब्यूरोक्रेटिक था, मतलब हर चीज़ में डीले, नो लिसन पब्लिक वॉइस। फोर्थ पॉइंट, द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ द पीपल एंड in the 15 different republics that form of Soviet Union to manage their own affairs including the cultural affairs। जो पार्टी ने क्या किया, लोगों की मांग को सुनना मांगना ही छोड़ दिया, और जो 15 देश थे उसमें, किसमें, सोवियत यूनियन के अंदर, यूएसएसआर के अंदर, वो अपने अफेयर्स को मैनेज करने में बहुत दिक्कत होने लगी, एक्सपेंड बढ़ने। रशिया वाज ओनली वन द 15 रिपब्लिक दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसएसआर। रशिया ही एक ऐसा था जिसने यूएसएसआर को संभाल रखा था। मैंने इससे पहले जस्ट बोला कि रशिया इज़ द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, शुरुआत में ही बोल दिया था। और रशिया आपको पता होना चाहिए यूएन में एक परमानेंट मेंबर भी है। नाउ इन रियली रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग द पीपल फ्रॉम अदर रीजनल निगलेक्ट फ्रॉम एंड सप्रेस्ड। आगे देखें, मैं बुक के पेज नंबर 19 पे आ गया हूँ। The Soviet Union lagged behind the West technology infrastructure। तो सोवियत यूनियन किस चीज़ में कम था, टेक्नोलॉजी उसके पास थोड़ी कम थी वेस्ट के मुकाबले, इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्सप्रेशन ऑफ द सिटीजन्स। तो लोगों की राजनीतिक आर्थिक डिमांड थी, उसको नहीं पूरा कर पाया। द सोवियत यूनियन वाज फ्लैटरिंग इन द लेट 1970 एंड बिकमिंग स्टेगनेंट। सोवियत यूनियन जो है 1970 में क्या हुआ, फ्लैटरिंग हो गया, मतलब गड़बड़ा गया, और इट इज़ टोटली डिक्लाइन। और धीरे धीरे क्या हो गया, इसका पतन शुरू हो गया और कैपिटलाइजेशन आ गया। गोरबाचोव का अंदर डिसइंटीग्रेशन, इसमें मैंने हाईलाइट लगाया है कि मिखाइल गोरबाचोव हु हैड बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। मिखाइल गोरबाचोव जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के 1985 में। उसके बाद मैंने हाईलाइट लगवाया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अंडर द ऑन गवर्नमेंट एंड सोवियत कंट्रोल। फिर मैंने बताया when the disturbance occurred and the communist regimes collapsed one another life। ठीक है, जब सिस्टम गड़बड़ाने लगा, जब सिस्टम गड़बड़ाने लगा तो गोरबाचोव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। और हुआ क्या, यूएसएसआर में जो लोग थे, अब ये देखिए, ये बच्चा लगाना भूल गया इस वाले पैराग्राफ में, जहाँ मेरा ये 3.8 आ रहा होगा, देखिए मैं जानबूझ के ला रहा हूँ यहाँ पे, गोरबाचोव इनिशिएटेड, मतलब सेकंड पैराग्राफ की फिफ्थ लाइन, गोरबाचोव इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। जो गोरबाचोव आए, उन्होंने देखा भाई सारी पॉलिटिकल सिचुएशन फैली हुई है, ख़राब है, उसको सुधारने के लिए उन्होंने सीधा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म स्टार्ट किया, डेमोक्रेटाइजेशन लाने के लिए अपनी कंट्री में। और उसका वो जो उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन लाने के लिए जितने भी इनिशिएट्स किए थे, जितने भी कोशिश किए थे, उनकी विद इन पार्टी प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी। A coup took place in 1991 was encouraged by the Communist Party hardlines। फिर एक बोरिस एस्लिन आए, बोरिस एस्लिन ने इलेक्शन किया अपने को, मुझे वोट दो, आई विल वर्क फॉर यू, तो आए, क्योंकि जो गोरबाचोव ने जितना भी काम किया, लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ गई, और करे और करे। और जब कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करने लगता है, कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पब्लिक वेलफेयर करने लगता है, लीडर,
तो उसके पार्टी के लोग कहते हैं भाई आगे के लिए क्या बच्चेगा, अभी काम बंद कर दो, इतना मत करो, ये पब्लिक किसी की नहीं होती। फिर भी गोरबाचोव ने अपनी तरफ से किया और येसलिन ने, और लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी, फिर भी इसी मौके का फ़ायदा उठाया येसलिन ने। और येसलिन ने क्या किया, कहा मुझे इलेक्शन दो, देन ही विल इन 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येसलिन इन 1991 की इलेक्शन जीत गए और आ गए रशिया, यूक्रेन, बेलारूस। ध्यान रखना, देज आर द 3 रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंड। इन्हें सोवियत यूनियन को ख़त्म कर दिया। और ये जो बाल्टिक देश थे, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, इन लोगों ने अपने को वर्ल्ड में सेपरेट कर लिया। नाउ द यूएसएसआर इज नोन एज CIS। जो पहले 15 कंट्री थी, अब वो 12 कंट्री रह गई। 12 कंट्री ना होकर 12 रिपब्लिक्स बन गई। पहले रिपब्लिक थी और अब उनमें से कुछ कंट्रीज के नाम से जानी जाती है। द डिक्लेरेशन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो सोवियत यूनियन क्यों टूटा, इसके बहुत सारे रीज़न है, मैंने अपने बच्चों को लगवा रखे, पहले देखिए, देयर इज़ नो डाउट। यहाँ से क्वेश्चन आता है CBSE में। पहला, देयर इज़ नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, ये वाला मेंशन करेंगे। सोवियत की जो सिस्टम था उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की इंटरनल वीकनेस थी, बिकॉज द पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट कंप्लीट द aspirations of their citizens and not complete their economic intentions, economic facilities to their citizens. Because क्या किया था इन्होंने, अमेरिका से बराबरी करने की बात की थी, पर वो बराबर नहीं कर पाई थी। जब भी उसका गोरबाचोव का फ़ायदा उठाकर येसलिन आ गए। रिमेंबर, सेकंड पॉइंट मैंने बनवाया, इकोनॉमिक स्टेगनेशन फॉर मैनी ईयर लीड टू सर्व consumer shortage and a large section of a Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly. इकोनॉमिक स्थिर तक ख़राब हो गई 1970 तक आते आते, जिस वजह से सोवियत सिस्टम ही ख़राब हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट ये रहे। नाउ मैंने ये वाला बच्चों का हेडलाइन कराया है, हाईलाइट कराया है पेज नंबर 21 पर। द कम्युनिस्ट पार्टी हैड रूल ओवर द 70 years was not accountable of the people। कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल रूल किया, पर फिर भी वो नॉट अकाउंटेबल रही। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने हाईलाइट कराया CBSE ने ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, और एक बार UPSC के द्वारा भी पूछा गया है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ आगे चलते हैं। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। आई होप कि आप अपना मोरल थोड़े बिगड़ कंटिन्यू लगे रहेंगे। हाँ जी, गोरबाचोव रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद दिस प्रॉब्लम। गोरबाचोव ने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊँगा, इसको रिफॉर्म करूँगा। द मेन बेसिक आंसर सीम्स टू बी व्हेन गोरबाचोव कैरिड आउट ऑफ हिज रिफॉर्म्स एंड लूजेंटेड द सिस्टम। जब गोरबाचोव ने इस रिफॉर्म को किया और सिस्टम को ख़त्म किया, ही सेट एन मोशन फोर्सेस एक्सपेक्टेड द फ्यू कुड हैव प्रेडिक्टेड द बिकेम वर्चुअली। ये तो प्रॉब्लम आ रही है मुझे चलाने में, जस्ट अ मिनट, सारा हिल जाता है एकदम। वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ आते हैं, फिर मैंने बच्चे को इस पेज नंबर 21 पर हाईलाइट कराया है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर ऑफ सॉवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स में कौन है? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया एंड द अदर प्रूव्ड फाइनेंशियल एंड मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। ये देश अलग हो गए, इसलिए हो गया। अब क्या हुआ, इन देशों में नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो गई, इन देशों में सॉवरेनिटी की भावना डेवलप हो गई। इन देशों ने क्या कहा कि हम तो अब सेपरेट होंगे, हमें चाहे वर्ल्ड बैंक IMF लोन लेके हम हो, पर अब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे। वाई वी आर द मोस्ट एक्सपेंसिव, द रशिया डूइंग टू मच एक्सपेंसेस ऑन आर्म्स, ऑन अदर थिंग्स, सो वाई वी, अगर इनकी कैपेसिटी नहीं है तो ये अलग होंगे। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहा देखिए, ये बुक में ये क्वेश्चन हर साल का है, CBSE का फेमस है, पेज नंबर 23 पे दे रखा है। तो मैंने बुक में ये लगवा रखा है, पेज नंबर 23, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन।
फर्स्ट ऑफ ऑल द मीन ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वार कन्फ्रंटेशन, ये पूरा पढ़ लेंगे। कोल्ड वार का कन्फ्रंटेशन खत्म हो गया था। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट जो था सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, ये खत्म हो गया था। सेकंड, द पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज एंड देयरफॉर रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडिया एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो। एक्चुअली मैं लैपटॉप पे वीडियो बनाने का मुझे ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से, और पर वहाँ से वीडियो बिल्कुल साफ़ नहीं आती। सेकंड, पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज इन द देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो चेंज्ड। अब क्या हुआ, वर्ल्ड में जो है, देखिए पॉलिटिकल रिलेशन चेंज हो गए थे, इन्फ्लेशन एंड इंस्टीट्यूशंस चेंज हो गए थे। समझिए इस बात को, क्योंकि यूएस की सब जगह डोमिनेंस आ गया था, वर्ल्ड बैंक, IMF, ऑल थिंग्स। देखिए मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, जहाँ बुक में पेज नंबर 68 आ रहा है, वर्ल्ड बैंक ये रहा, IMF ये रहा, WB और IMF की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। थर्ड पॉइंट दे रखा है, द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मीन टू इमर्ज मैनी न्यू कंट्रीज। सोवियत ब्लॉक में जो कंट्रीज थी वो अब नाउ अलग अलग कंट्री हो गई थी, और कुछ जो है उनमें से उन कंट्रीज़ ने, रिपब्लिक्स ने, जो USSR का पार्ट थी सोवियत ब्लॉक का, उन्होंने नाटो तक ज्वाइन कर लिया था अपनी फैसिलिटीज़ के लिए। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, व्हाट इज शॉक थेरेपी, पेज नंबर 24 पर। शॉक थेरेपी क्या है? द मॉडल ऑफ ट्रांजेक्शन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप डेट वॉज इन्फ्लुएंस बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF वाज नोन एज शॉक थेरेपी। किसी को चोट पहुंचाकर उपचार देना, अर्थात अमेरिका ने क्या किया था, कैपिटलिज्म ने सोशलिज्म को ख़त्म कर दिया था, और फिर उसको लोन पहुंचाना शुरू कर दिया कि लोन पहुंचा के डेवलप करो। तो इसको बुक की लैंग्वेज में पेपर में कैसे लिखेंगे, 2 मार्क्स में आता है, मैंने बच्चों को लिखवा भी रखा है कि जो ये एक इकोनॉमिक मॉडल है जो कि रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप में था। इसमें वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे ने कंट्रीज़ ने शॉक थेरेपी को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था हो जाओ आज़ाद, हट जाओ USSR से, सोवियत यूनियन से, हम आपको लोन प्रोवाइड करें, करो। अबे ब्याज भी तो देना है भाई, तुम्हारी कंडीशन है तो नहीं लोन लेने की, पर लोन लेके तुम कहाँ जाओगे, ठीक है। तो इसका कुछ आउटपुट आया था शॉक थेरेपी का। आउटपुट पूछा जाए, रिजल्ट पूछा जाए, कॉन्सिक्वेंसेस पूछा जाए, एक ही बात है, क्या थे, देखिए बुक के पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर जो भी है उस पर दे रखा होगा। बुक का पेज नंबर ये रहेगा आपका, बुक का पेज नंबर ये रहेगा 25 वाला पेज नंबर रहेगा, जहाँ तक है 24 और 25। क्या हुआ था, लार्जेस्ट गैरेज सेल हुई थी। लार्ज गैरेज मतलब बड़े बड़े गैरेज कूड़े के भाव बेच दिए गए थे। 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज वर पुट अप सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। सरकार जब प्राइवेटाइजेशन कर ही रही थी तो सरकार ने सरकारी गैरेज, सरकारी सामानों को, सरकारी मालों को प्राइवेट कंपनी को 90% के नुकसान तक बेच दिया। 90% चीज़ें बेच दी और 90% के नुकसान पे बेच दिया। अब होगा क्या, सरकार को ही नुकसान होगा इससे। सेकंड, जो रशिया की करेंसी है रूबल, पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रूबल कहाँ की करेंसी है, CBSE ने पूछा हुआ है, तो इट इज़ द करेंसी ऑफ रशिया। तो रशिया की जो करेंसी है रूबल, इसमें डिक्लाइन आ गया, क्योंकि सीधा सा सोचिए आपके पास 100 रुपये है, 100 का नोट आपका 10 रुपये में चलने लगे 2 घंटे के बाद, मोदी डिक्लेरेशन के बाद या किसी भी वजह से, तो उसकी तो वैल्यू ही खत्म हो गई। कहाँ वो 100 रुपये का था, कहाँ 10 रुपये का रह गया। तो इस बार रशिया की जो है करेंसी की जो वैल्यू थी रूबल की, वो खत्म हो गई। इवन रशिया की GDP 1999 में 1989 के मुकाबले बहुत कम हो चुकी थी। नेक्स्ट, जो सोशल वेलफेयर सिस्टम जो सोवियत यूनियन चला रहा था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। तो ये था पूरा चैप्टर। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना। इसके साथ ही मैं जो अपने बच्चों को क्लास में नोट्स बनवाता हूँ वो भी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगा, उसकी वीडियो। फ़िलहाल इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके साथ में मुझे कमेंट दें। थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।